हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एनटीटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर 1 के बाल मनोविज्ञान का अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। उत्तर, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई विधियों का विकास किया। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ निम्न प्रकार हैं। पहला, नियंत्रित निरीक्षण विधि। पहला विधि है नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। इसमें निरीक्षणकर्ता चेकलिस्ट या सिम्पटन शीट के द्वारा बालक के व्यवहार का अंकन करता है। इस विधि की अनेक प्रविधियाँ हैं। इस विधि की जो प्रविधियाँ हैं, उसका पहला, सामुदायिक सर्वेक्षण। इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इससे किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, यह अन्य समुदाय के बालकों के व्यवहार से क्यों भिन्न होता है की जानकारी मिलती है। सेकंड है चेकलिस्ट। यह बालकों के विभिन्न प्रकार के विकास तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके ही व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जाता है। तीसरा, परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के साथ बालक के व्यवहार में क्यों भिन्नता पाई जाती है, इस बात की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होता है जिनमें निर्दिष्टित व्यवहार किया जाता है। चौथा है समय निर्देशन। इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों के शारीरिक विकास में भिन्नता तथा उसके कारकों की जानकारी इस विधि से होती है। अब है उपयुक्त चारों प्रविधियों की सीमाएं इस प्रकार हैं। अब जो चार प्रविधियां थी उसकी जो सीमा क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इन विधियों द्वारा एक साथ बहुत से बालकों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अर्थात ऊपर में जो प्रविधियां दिया हुआ था, इस प्रविधियां द्वारा एक साथ बहुत सारे बालकों का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, इनका प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इन प्रविधियां का प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। तीसरा है, इन विधियों का प्रयोग करते समय वातावरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आती है। अर्थात जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो वातावरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आती है। अब मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उसका दूसरा है प्रश्नावली विधि। दूसरा है प्रश्नावली विधि। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जी स्टेनेल हॉल ने सर्वप्रथम 123 प्रश्नों की सूची बोस्टन स्कूल के बच्चों के अध्ययन करने के लिए तैयार की। इस विधि की अब जो सीमाएं हैं उसको देखेंगे। इस विधि की सीमाएं हैं, पहला, बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, काम संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं। इस विधि द्वारा काम संबंधी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। तीसरा, जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं। चौथा, माता पिता पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं। अब विधियां का तीसरा है जीवन वृत्तांत विधि।
इस विधि द्वारा बालकों के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कतापूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालकों के बारे में सूचना मांगी जाती है। सन 1885 में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया था। अब 5वां विधि है आत्मनिष्ठ अंकन विधि। इस विधि में बालक के अनौपचारिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। अब है चिकित्सात्मक विधि। यह विधि साधारणतया विशिष्ट अधिगम, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिल ग्रंथियों के अध्ययन के लिए काम में लाई जाती है और विचाराधीन समस्या के अनुकूल विविध क्लिनिक कार्य पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ इस्तेमाल की जाती है। उनका लक्ष्य इस बात को पहचानना अथवा ज्ञात करना होता है कि उनमें ग्रंथि किन कारणों से पैदा हुई है और पात्र को क्या सहायता दी जानी चाहिए। बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो उनमें मानसिक विक्षिप्तता विकसित होने लगती है। चिकित्सात्मक विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। अगला सांख्यिकी विधि। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की जांच की जाती है। अगला प्रयोगात्मक विधि। इस विधि का उपयोग नियोजित वातावरण में बालकों के विकास के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि में एक वर्ग नियंत्रित रहता है और एक प्रयोगात्मक। इसमें 2 वर्ग होता है, एक नियंत्रित और एक प्रयोगात्मक। दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों को तुलना की जाती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक, विश्वसनीय तथा वैध है। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से न केवल बालकों का ही कल्याण हुआ है बल्कि माता पिता को भी बालकों को समझने में बहुत सुविधा मिली है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मानव समाज का भी कल्याण हुआ है। इस विषय के अध्ययनों से शिक्षक, बाल चिकित्सक, बाल सुधारक आदि सभी लाभान्वित हुए हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व निम्नलिखित है। पहला, बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालक में सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ जन्म के कुछ समय बाद ही हो जाती है। जैसे जैसे उसकी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बढ़ती जाती है, उनमें सीखने की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही साथ वह जटिल चीज़ों को सीखने के लिए अधिक तथा और अधिक योग्य होता है। प्रारंभ में वह अपनी माँ के चेहरे को पहचानना सीखता है, फिर अन्य परिवारजनों तथा उसके निकट रहने वाले लोगों को। इस प्रक्रिया के द्वारा बालक उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, बोलना आदि सब कुछ सीखता है। विभिन्न कौशलों का अधिगम भी वह करता है। अब है सेकंड, बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। बालकों के व्यवहार विकास। विभिन्न आयु स्तरों के बालकों की विभिन्न व्यवहार विशेषताओं तथा विभिन्न व्यवहारों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान
में किया जाता है। बाल मनोविकास के ये सभी प्रकार के अध्ययन बालकों के स्वभाव को समझने में बहुत अधिक सहायक है, क्योंकि बाल विकास के अध्ययन से उनकी विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा अंतःक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में इस ज्ञान के आधार पर ही बालक की प्रकृति को अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब अगला है बालकों के विकास को समझने में सहायक। बालकों का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, परंतु बालकों में कुछ वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा भिन्न भिन्न आयु के बालकों के विकास को समझाया जा सकता है। जैसे एक बालक कब चलना सीखता है, कब बोलना सीखता है, कब कपड़े पहनना सीखता है, किस विकास अवस्था में यौन परिपक्वता उत्पन्न होती है, इस सब के बारे में इस पॉइंट में कहा गया है। अगला पॉइंट है बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित हैं। इन अध्ययनों से बालकों में व्यक्तित्व विकास की भी जानकारी प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालकों के व्यक्तित्व विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य हो जाता है, आदि प्रश्नों को समझने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। इस विषय के ज्ञान के आधार पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि व्यक्तित्व विकास होने वाले क्रमिक परिवर्तनों की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। अब 5वां पॉइंट है बाल निर्देशन में सहायक। बालकों का निर्देशन समय समय पर माता पिता भी करते हैं। बच्चे यदि चरित्रवान, गुणवान, आकर्षक, आज्ञापालक हो तो उसका विकास सही दिशा में होता है और आवश्यकता अनुसार बाल निर्देशनकर्ता भी सहायता ली जा सकती है। अगला पॉइंट है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक। बच्चे परिवार की शोभा होते हैं। यदि बच्चे चरित्रवान, गुणवान, आकर्षक तथा आज्ञापालक है तो निश्चय ही ऐसे बच्चे माता पिता और घर वालों की सुख शांति तथा समृद्धि में सहायक होते हैं। बाल विकास के अध्ययनों के आधार पर बालकों में वांछित व्यवहारों को उत्पन्न किया जा सकता है तथा सुखी पारिवारिक जीवन की स्थापना की जा सकती है। 7वां पॉइंट है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सहायक। इस पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है किस आयु के बालकों को क्या क्या पसंद होता है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियां होती है, इन सभी का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। इस अध्ययन के आधार पर उनके खेलने की उपयुक्त सुविधा, उनके पसंद के अनुसार रंग बिरंगी वस्तुएं तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण को निर्मित करने में बाल विकास का ज्ञान सहायक है। कई बार इसी विषय के ज्ञान के आधार पर रेडियो तथा टेलीविज़न पर मनोरंजन कार्यक्रम दिए जाते हैं। 8वां है बालकों के व्यवहार में नियंत्रण में सहायक। बाल विकास अध्ययनों के आधार पर दो बार यहाँ पे अध्ययन हो गया है, एक ही बार होना चाहिए। बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों को कम अथवा दूर किया जा सकता है। समय समय पर लगभग हर बच्चे में थोड़ा बहुत प्रतीकात्मक भाषा बोलने, गाली देने, जिद करने, मारपीट करने
झूठ बोलने और चोरी करने जैसे लक्षण अक्सर देखे जाते हैं। बाल विकास के अध्ययनों, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर बालकों के इस व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब लास्ट है, बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक। बाल विकास एक व्यावहारिक उपयोग यह भी है कि इस विषय के ज्ञान के आधार पर भिन्न भिन्न आयु के बालकों के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर लड़के तथा लड़कियों की लंबाई, भार, वृद्धि, बुद्धि तथा व्यवहार संबंधी विशेषताएं क्या क्या होगी।